बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में चल रही ऑपरेशन ऑल आउट की। जी हां, उत्तर कश्मीर के सोपोर इलाके में 2 आतंकवादियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। अभी भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कल देर शाम सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया। इसी बीच आतंकवादियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। एनकाउंटर के बाद भी इलाके में तलाशी ली जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी और तस्वीरें देखिए। सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। बड़ी कामयाबी भी सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है और इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, यानी कि पूरे इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन भी लगातार जारी है। अगर कुछ भी संदिग्ध नजर आ रहे हैं उससे पूछताछ की जा रही है सुरक्षा बलों ने, क्योंकि 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है तो एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अभी भी सोपोर में आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है और यही वजह है कि अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हर परिस्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैयार और मुस्तैद नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर भी किया गया, 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को आज से वैक्सीन लगाई जाएगी। मेडिकल कॉलेज, जिला सिविल हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन लगाई जाएगी और गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने के लिए अलग से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो सके। तो आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से वैक्सीनेशन रूम, वेटिंग रूम की व्यवस्था की गई है। गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन सेंटर पर होगा। टीकाकरण ऑन द स्पॉट, यानी कि वहां पहुंचकर ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको लाइन नहीं लगाना पड़ेगा या फिर आपको पहले से रजिस्टर नहीं करना होगा। आप वहां पहुंचिए, आप रजिस्टर करवाइए। इसके साथ आपके जितने भी शंकाएं हैं वो दूर की जाएगी। आप वहां पर वेटिंग रूम में वेट कर सकते हैं। तमाम तरीके की सुविधाओं के बीच में आज गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन होगा। आकाश जी, मीडिया रिपोर्टर, तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, आज से प्रेग्नेंट वुमेन्स का भी टीकाकरण मध्य प्रदेश में हो रहा है और औरतों को समझना होगा, गर्भवती महिलाओं को समझना होगा कि वैक्सीन उतनी ही सेफ है उनके लिए जितना कि सामान्य लोगों के लिए। कैसे तैयारियां सेंटर्स पर? देखिए, मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन के लिए विशेष तौर पर तैयारियां की गई हैं। इनके लिए मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन निर्धारित किए गए हैं जब गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन किया जाएगा और सेंटर्स पर इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के तहत वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके अलावा 20 दिन तक निगरानी भी की जाएगी और अगर कोई समस्या होती है तो अलग से टीमें भी बनाई गई हैं जो इन्हें सहायता मुहैया कराएंगी, यानी कि देखरेख करेंगी। अगर वैक्सीन लगने के बाद गर्भवती महिलाओं में किसी भी प्रकार के रिएक्शन या लक्षण देखे जाते हैं तो टीम उस बात की पूरी निगरानी करेगी और उसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। आगे ये योजना है कि पिंक बूथ बनाकर ये कैंपेन चलाया जाएगा कि चूंकि गर्भवती महिलाओं में अगर अफवाह फैली है, अगर उन्हें ये लगता है कि गर्भवती होते हुए वैक्सीन नहीं लगवा सकती हैं तो उन्हें जागरूक भी किया जाएगा और कैंपेनिंग के माध्यम से हर गर्भवती महिला को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी आज से इस योजना की शुरुआत हो रही है जब केंद्र सरकार से मंजूरी मिली। इसके बाद अब गर्भवती महिलाएं भी टीका लगवा सकेंगी। इसके पहले आम जन वैक्सीनेशन महाअभियान का लाभ जरूर उठा रहे हैं, लेकिन अगर गर्भवती महिलाएं किसी सेंटर पर पहुंचती तो उन्हें इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा नलिनी, क्योंकि वो गर्भवती हैं। ऐसे में उन्हें इंतजार करना नहीं दिया जाएगा, उन्हें तत्काल वैक्सीन लगाई जाएगी और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो आकाश, कई तरीके की शंकाएं भी होती हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स में कि क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, कैसे पहुंचना होगा, किन बातों का ख्याल रखना होगा। तो बताइए कि प्रेग्नेंट वुमेन्स कैसे पहुंच सकती है सेंटर्स पर, कौन सी विशेष बातों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है, एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि खाली पेट प्रेग्नेंट वुमेन्स ना पहुंचे वैक्सीन लगवाने के लिए। बिल्कुल, खाली पेट वैक्सीनेशन सेंटर पर ना पहुंचे, कुछ खा पीकर समुचित नाश्ता कर कर ही घर से निकलें। इसके अलावा किसी अच्छे वाहन से ही जाएं ताकि रास्ते में जो परेशानियां होती हैं गर्भवती महिलाओं को वो ना हो। अधिकतर कोशिश ये करें कि कार या फिर ऑटो वगैरह से जाएं, बाइक से बचने की कोशिश करें और भीड़ भाड़ वाले वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने से बचें, क्योंकि अगर जो वैक्सीनेशन सेंटर पर अधिकारी हैं, जो वैक्सीन का जिम्मा जिनके ऊपर है, अगर वो आपको देख नहीं पाते हैं तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और भीड़
का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में जो अपने आसपास के वैक्सीनेशन सेंटर है, पहले वहां से जानकारी इकट्ठा करके नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचें और आसानी से वैक्सीन लगवाएं। सबसे पहले वहां पर जो वैक्सीनेशन सेंटर पर अधिकारी हैं उनसे मिलना बहुत जरूरी है, ताकि ये बात उनके संज्ञान में आए कि आप वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे हैं और आप गर्भवती हैं, इसलिए आपको वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर लगाई जाए। और जो अफवाहें हैं उनसे दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार की ओर से अब गाइडलाइन ये जारी कर दी गई है कि गर्भवती महिलाएं भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और उतना ही कारगर गर्भवती महिलाओं को भी है जितनी सामान्य लोगों को ये वैक्सीन कारगर है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, आकाश, देखना होगा कितनी संख्या में पहुंचती हैं महिलाएं और जागरूक होती हैं, वैक्सीन लगवाती हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट्स हालांकि तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो सकती है, वो सामान्य है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी आकाश साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं भोपाल से खबर, जहां पर गर्भवती महिलाओं को एमपी में आज से लगेगी वैक्सीन। मेडिकल कॉलेज जिला हॉस्पिटल में भी वैक्सीन लगाई जाएंगी, ये जानकारी हम आपको दे रहे थे। मध्य प्रदेश में अब आगामी 31 अक्टूबर तक सरकारी दफ्तर हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे, ये भी एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एमपी सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते ही बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तर सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर के बीच में बीती 8 अप्रैल को आदेश जारी किया गया था कि प्रदेश में 31 जुलाई तक सरकारी दफ्तर हफ्ते में 5 दिन खोले जाएंगे। अब सरकार ने इस आदेश को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। वहीं भिंड में स्वास्थ्य अमले की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोविशील्ड के 500 डोज गायब होने की शिकायत पुलिस से की गई है। मामला सामने आने के बाद वैक्सीन हैंडलर्स को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही नुकसान के 75,000 रुपए की वसूली की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि जिले भर में वैक्सीनेशन का काम तेजी के साथ चल रहा है। ऐसे में वैक्सीन की सप्लाई चुनिंदा सेंटरों से की जा रही है, जिसमें लाहौर सर्किल के लिए वैक्सीन का वितरण सिविल हॉस्पिटल से होता है। गुरुवार को भी कोल्ड चेन हैंडलर चिंतामणि राठौर सिविल हॉस्पिटल के आलमपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन पहुंचने के लिए 2 वैक्सीन कैरियर बॉक्स लेकर निकले थे और चिंतामणि के अनुसार आलमपुर जाते वक्त कच्चे रास्ते पर उनकी बाइक फिसल गई। इस दौरान कुछ देर के लिए वो बेहोश हो गए। जब वो आलमपुर हॉस्पिटल पहुंचे तो 50 वाल गायब थे। इस लापरवाही पर कलेक्टर ने कोल्ड चेन हैंडलर के खिलाफ विभागीय जांच और गलती पाए जाने पर वसूली कराए जाने की बात भी कही है। की तरफ से गलती है, उनका खुद का गलती है या वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, इसमें भी जांच किया जा रहा है। इसमें कठोर कार्रवाई किया जाएगा। इसमें अगर ये झूठी पाया गया है तो संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई और उसके साथ साथ क्रिमिनल एक्शन और तीसरा उनका जो वसूली का कार्रवाई भी किया जाएगा। अगर इसमें झूठी पाया गया हो तो इसका गैर जांच किया जाने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश में 22 जुलाई को एक बार फिर से पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि हमारा मध्य प्रदेश अद्भुत है। आज हमने एक बार फिर से देश में सबसे ज्यादा 10,45,651 वैक्सीन की डोज लगाए हैं। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में वैक्सीनेशन का महाअभियान जारी है। मुझे विश्वास है कि हम तय समय सीमा में सभी पात्र नागरिकों को टीका लगवा लेंगे। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को किसान मंच के साथ मीटिंग की, जिसमें कि किसान मंच के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सरकारी तंत्र में हो रही परेशानियां बताई हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में नकली दूध बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और सरकारी संस्थाओं की गंभीर शिकायतों की जांच प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिए कि पटवारी की गृह तहसील में पोस्टिंग नहीं की जाएगी और रजिस्ट्री होते ही नामांतरित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि पटवारियों की जवाबदारी सुनिश्चित की जाए। भूमि संबंधी दस्तावेजों में त्रुटि सुधार के लिए अगस्त में 1 सप्ताह का विशेष रिकॉर्ड शुद्धिकरण सप्ताह मनाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजातियों को सौगातें दी हैं। उन्होंने सहरिया, भारिया और बैगा समुदाय की 2,24,007 महिलाओं के खाते में 22,40,07,000 रुपए अनुदान राशि डाली है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राही महिलाओं से बातचीत भी की, संवाद भी किया और इस मौके पर जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह भी उपस्थित रहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मंडला, डिडौरी, शहडोल, शिवपुरी और छिंदवाड़ा में 5 कंप्यूटर कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। बालाघाट के बताया जा रहा है कि मुक्की में बैगा सांस्कृतिक केंद्र, छिंदवाड़ा के तामिया में भारिया सांस्कृतिक केंद्र और श्योपुर में सहरिया सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में संभागीय छात्रावास बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सभी जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवास योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और आवास सहायता योजनाएं चलाई जा रही हैं। कई योजना अपने गरीब बहनों के लिए, भाइयों के लिए हमने बनाने की कोशिश की। बेटियों के विवाह की अलग योजना है, लेकिन कोरोना के कारण विवाह ज़्यादा हो नहीं पाए। आगे से जैसे ये कोरोना खत्म होगा तो विवाह की चिंता भी नहीं करना, शादी भी मामा ही करेगा। भांजी की शादी तो मामा को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, इसलिए वो भी हम करने का काम करेंगे। और मेरी प्रिय बहनों, धीरे धीरे सबके पक्के मकान बन जाए, इसका इंतजाम करेंगे। बीएसपी विधायक रामबाई के पति को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जमानत देने वाले फैसले को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सिस्टम पर कई सवाल खड़े किए हैं। एमपी के हटा के कांग्रेसी नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने एमपी सरकार और एमपी पुलिस को फटकार लगाई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट अपने फर्ज को निभाने में नाकाम रहा है। दरअसल ये पूरा मामला 2 साल पुराना है, जब मार्च 2019 में बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह पर कांग्रेसी नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या करने का आरोप लगा। जिस वक्त देवेंद्र चौरसिया की हत्या हुई, तब आरोपी गोविंद सिंह 2016 में राजेंद्र पाठक की हत्या के मामले में जमानत पर था। मृतक देवेंद्र चौरसिया के बेटे सोमेश चौरसिया ने गोविंद सिंह को राजेंद्र पाठक हत्याकांड में जमानत दिए जाने पर आपत्ति जताई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। तब सोमेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोमेश की याचिका पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस को जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के चीफ जस्टिस को कहा कि वो सत्र न्यायालय के जज को एसपी दमोह की धमकी देने के मामले को भी देखें। तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को सुरक्षा दिए जाने के लिए पुलिस को फटकार लगाई और आरोपी को हटा जेल से कहीं और शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय के लिए डायरेक्शन दिया है कि इन समस्त बिंदुओं पे आप इनकी कंप्लेंट देखेंगे, उसके बाद इन पे डिसीजन देंगे। साथ ही स्टेट का जो फेलियर हुआ है उसमें काफी सारा ऑब्जर्व किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और साथ में स्टेट को भी ये समझाने की कोशिश की है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट पार्ट है और इसकी इंटीग्रिटी को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत पे। और इस मामले को देखते हुए ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण स्टेट जुडिशरी की डिग्निटी को कंप्रोमाइज किया गया। जिस तरीके से इस मामले में पॉलिटिकल दखलंदाजी हुई है, ये वाकई में एक निंदनीय है। उसमें काफी सारी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं और साथ ही साथ उन मामले में जिस मामले में इनको पहले 2016 में जमानत मिल गई थी गोविंद सिंह परिहार को, उस मामले में भी उनकी जमानत कैंसिल कर दी है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई और हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले पर नाराजगी जाहिर की, तो वहीं अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। कांग्रेस का चरित्र ही ठीक नहीं है। राजनीतिक संरक्षण किसने दिया ये सब जानते हैं, और हमारी सरकार आने के बाद ये तो सच्चाई है ना। मैं तो कहने में फख्र महसूस करता हूँ। हमारी आरोप तो तभी से था जब कांग्रेस की सरकार थी, और वो जेल में वो गिरफ्तारी तो तब हुई ना जब भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी मुख्यमंत्री बने। तो तय आपको करना है कि संरक्षण कानून का किसने किया है और कानून का दुरुपयोग किसने किया है, ये भी तय है। ये पहला राज्य है जहाँ पर थाने में पूरा बल है और उसके बाद चोर जो है ताला तोड़ के वो अस्त्र चुरा कर ले गए। इसके बाद क्या इस सरकार को कोई लाज है? ये कोई लोक लाज में विश्वास करते हैं?
लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, ये इनके नेता श्री स्वर्गीय पटवा जी कहते थे। आज वो लोकलाज कहाँ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब सवाल ये है, क्या गोविंद सिंह इसलिए फरारी काटता रहा क्योंकि वो बीएसपी विधायक का पति है? सवाल ये है, चाहे कांग्रेस सरकार हो या फिर बीजेपी सरकार, क्या गोविंद सिंह को सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुलिस ने कोई फुर्ती नहीं दिखाई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद क्या उन नामों का खुलासा होगा जो गोविंद सिंह को बचाने की कोशिश करते रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रतलाम पहुंचे राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार की मंशा साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कानून को मध्य प्रदेश में लाने की सरकार की कोई मंशा नहीं है और ना ही हम इसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम जागरूकता से ही जनसंख्या नियंत्रण करेंगे। इससे पहले सर्किट हाउस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री से मिलने के लिए जबरदस्त हंगामा किया। काफी देर इंतजार कराने के बाद ओपीएस भदौरिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले और उनकी समस्याएं सुनी हैं। किसी भी देश और प्रदेश के लिए जनसंख्या नियंत्रण बेहद आवश्यक है। मध्य प्रदेश में इस तरह का कानून बनाने की अभी हमारी कोई प्रक्रिया या मंशा नहीं है। हर प्रदेश की अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं। मध्य प्रदेश में हम जागरूकता के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, पर कोई कानून लाने का हमारा भी विचार नहीं है। अशोकनगर जिले के कदवाया थाना क्षेत्र के अगरई गांव में वन भूमि से कब्जा हटाने गए वन कर्मियों पर अतिक्रमणकारियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में 2 आरक्षक घायल हो गए। एक आरक्षक को इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक इस दौरान भूमाफियाओं ने हमला कर एक वन कर्मी को बंदूक भी उसकी छीन ली। वन भूमि पर बोवनी की सूचना मिलने पर वन अमला मौके पर पहुंचा हुआ था। हालांकि हमले के बाद रेंजर के नेतृत्व में 8 सदस्यों की टीम मौके पर पहुंची और कब्जा हटवाया है। मामला में जो वन अपराध है वो भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 26 अवैध अनाधिकृत प्रवेश वन क्षेत्र। जो एफआईआर है हमने साथ में पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई है। एफआईआर में इरादतन हत्या का प्रयास, साथ में लूट एवं और शासकीय कार्य में बाधा। उज्जैन में महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के तहत चल रही खुदाई में कई रहस्य सामने आ रहे हैं। प्राचीन मंदिर और मूर्तियों के साथ ही अब नरकंकाल भी मिल रहे हैं। 20 फीट की गहराई में खुदाई के दौरान बताया जा रहा है कि टुकड़ों में बिखरे पड़े नरकंकाल मिले हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार परमार कालीन शिव परिवार की मूर्तियों के साथ ही अब मानव हड्डियां भी मिल रही हैं। ये हड्डियां कब की हैं, इसकी जानकारी ऑस्ट्रोलॉजी अध्ययन के बाद ही सामने आ पाएगी। पुरातत्व विभाग के अनुसार खुदाई में नरकंकाल मिलना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी 2016 में महाकाल मंदिर में बनाई जा रही टनल के खुदाई के दौरान 3 नरकंकाल मिले थे, जिसकी जांच आज तक नहीं हो पाई है और उन्हें जमीन में ही दबा दिया गया था। यहाँ पे शिव परिवार की मूर्तियाँ निकली हैं और उसके साथ में मंदिर स्थापत्य खंड पार्ट्स वगैरह जो मंदिर के होते हैं वास्तुखंड वे सारे निकले हैं और उसमें मंजरी आ जाएगी आपकी और कलश आ जाएगा, आमलक आ जाएगा, इस तरह के सारे हिस्से इसके अंदर निकले। हड्डियों के साथ में कुछ कंकाल और जो डिपॉजिट था उसके अंदर आ जाता है सारा सब कुछ। बाकी ऐसे कुछ नहीं। मानव के हैं? हाँ, मानव के हैं, बट उसके